नेक्स्ट आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इनकेस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंडिया ने अभी एक मूव लिया, एक बिट चैट रिपोजिटरी है। अब ये जो बिट चैट रिपोजिटरी है ये आती है जीआईटी हब के अंडर। जीआईटी हब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सी कंपनीज, बहुत से इंडिविजुअल एज अ यूजर वो क्या करते हैं, अपने कोड को स्टोर कर लेते हैं कि कल को मेरा सिस्टम अगर क्रैश कर जाता है तो मेरा कोड एटलीस्ट सेफ होना चाहिए। आपकी बात किसी की भी नहीं हो रही, जो कोड जनरेटिंग में है उनकी बात यहाँ पे हो रही है। पर अब इसी जीआईटी हब के अंदर क्या किया गया, एक रिपोजिटरी ऐड हुई। रिपोजिटरी मतलब फोल्डर की तरह आप अज्यूम कर लो, वो येलो कलर का फोल्डर दिखता है जो आपको ऐसे, फिर उसके अंदर पेपर सा दिखाई दिया जाता है, तो एक रिपोजिटरी उसी के अंदर ऐड कर दी गई, वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। अब ये जो ऑनलाइन रिपोजिटरी है इसका नाम है बिट चैट। अब ये जो बिट चैट है इसके थ्रू अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली ब्लूटूथ बेस्ड मैसेजिंग यहाँ पे होती है। तो इंडिया ने बोला, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये जो रिपोजिटरी है इस फीचर को यहाँ से हटाओ, हम इसको ब्लॉक करते हैं क्योंकि हमारा आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट ऑफ 2000। और उन्होंने क्या इसका बेसलाइन बताया, ये कि इससे ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ सकते हैं, टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई बार आपको टिप मिली, कोई इंटेल मिला कि इस एरिया में शायद बॉम्ब ब्लास्टिंग हो सकती है। अब वो जो टिप थी वो इंटरनेट के थ्रू अगर जाएगी तो इंटरनेट को तो क्या कर देंगे, शट डाउन कर दिया गया, बंद करवा दिया गया। पर अगर बिट चैट रिपोजिटरी के थ्रू वो चैट जाता है, मैसेज जाता है, तो ब्लूटूथ के बेसिस पे गया था, उसको कैसे शट डाउन करेंगे। अभी के लिए ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ नहीं कि बिट चैट की वजह से कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो नेक्सस बना हुआ है उसके रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन हुई हो, या टेररिज्म को प्रमोट करने वाली कोई एक्टिविटी यहाँ से प्रोसीड हुई हो। अभी के लिए ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं हुआ। पर ये क्या बताया कि जीआईटी हब के अंडर ये जो बिट चैट है इसमें जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन वाला फीचर है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसको यहाँ से एलिमिनेट करा जाए। तो उसी को लेके ये इशू बोला गया। अब यहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी आएंगी जो कि जब एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल नंबर 370 का जम्मू एंड कश्मीर में, फिर जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूटी आपकी लद्दाख की वहां से फॉर्म हुई थी, तो उस टाइम पे भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेस करा था कि आपने ये जो शट डाउन कर दिया है पूरे के पूरे इंटरनेट का। उन्होंने गवर्नमेंट से सवाल किया था, ये पिटीशन कहाँ पे डली होगी, कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपकी ये पिटीशन गई थी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क उठाया कि अब जब सब ठीक हो गया है तो उसके बावजूद इंटरनेट को शट डाउन करके रखा है, कर्फ्यू आपने लगा रखे हैं, मतलब सब कुछ बंद है, जबकि उस एरिया में अफेक्ट भी कुछ नहीं पड़ा, किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं करा, तो उस एरिया में आपने क्यों इंटरनेट को शट डाउन करा है। सेम चीज, सेम कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी आया, यही कि अभी जब कुछ हुआ ही नहीं ऐसी एक्टिविटी तो आपने पहले क्यों बोल दिया कि ये बंद किया जाए। तो उसी को लेके एक इशू आ रखा है जिसमें आपको एक केस याद रखना है, एटलीस्ट एक केस, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इससे रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे बीच बीच में न्यूज़पेपर के अंदर। तो सबसे पहले तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर नाम से पता लग रहा है साइबर क्राइम कुछ डिजिटल चीजों को इंडिकेट कर रहा है, साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंड दूसरा लिखा है कोऑर्डिनेशन सेंटर, मतलब ये सेंट्रल बॉडी के पास रहेगा, सारी स्टेट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके विद रिस्पेक्ट टू साइबर क्राइम। तो इसी को क्या बोला जाता है, I4C। I4C को अगर आप पेपर में एक्सपांड करके नहीं भी लिखते हो चल जाएगा, बहुत पॉपुलर है ये। मतलब अगर सेंट्रल डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, वहां पे आप डायरेक्टली I4C भी लिख सकते हो। एंड किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इन्होंने जीआईटी हब को एक तरह से डायरेक्शन दी है कि वो जो आपकी रिपोजिटरी वाली ऑप्शन आ रखी है बिट चैट, जैसे मान लो ये आपने सर्च करा, यहाँ पे आप इस सर्च इंजन के थ्रू जीआईटी हब पे जाते हैं, क्योंकि जीआईटी हब एक एप्लीकेशन नहीं है, ये आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे आप क्या करोगे, अपने कोड्स को स्टोर कर सकते हो, रन करवा सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक निकिता है, एक नीतिश है, एक राजवीर है, तीनों ने अपना अपना इंडिविजुअल कोड बनाया,
अब इन सभी का नाम यहाँ पे आ जाएगा कि ये निकिता का कोड है। आगे एक ऑप्शन होगी एडिट की, ये मैं जीआईटी हब की बात कर रही हूँ। सेम नीतीश ने एक कोड बनाया, आगे ऑप्शन होगी एडिट की। सेम एक कोड कौन था इसमें मैंने इंक्लूड करा हुआ, राजवीर को, तो राजवीर ने बनाया, तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन होगा एडिट का। मतलब अगर किसी के कोड में एरर आ रहा है, पहली बात तो ये वही लोग यूज करेंगे जो एक्चुअल में इन कोडिंग रिलेटेड वर्क्स में इन्वॉल्व हैं। तो एडिट की ऑप्शन इसलिए दे दी गई कि आपके कोड में कोई एडिशन अगर करी जा सकती है, कोई बग आ रखा है उसको फिक्स करना है, तो एक दूसरे की आप हेल्प भी कर सकते हो। मेन अब इसकी जरूरत ही क्या पड़ी, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों ही रखना है कोड को, कल को आपका सिस्टम क्रैश कर गया, कुछ भी नहीं बचा। अब रिस्टोर के चांसेस रहते तो हैं, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन नहीं आए। मान लो किसी ने ड्रिलिंग मशीन ही चला दी सिस्टम के बीचों बीच से, अब कैसे आप उस कोड को दोबारा से रीजनरेट कर पाओगे। और ये जो कोड्स होते हैं ना, मार्केट में इनकी वैल्यू बहुत वेरी करती है, 10,000 से लेके करोड़ में ये बिकते हैं, ठीक है। तो आपको वैल्यू तो समझ आ गई कि इंपॉर्टेंस तो है इन कोड्स की। तो ये क्या किया जाता है, एक तरह से बैकअप की तरह यूज कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने कोड को स्टोर कर लेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कल को अगर मेरा सिस्टम क्रैश भी हो जाता है, मेरे पास वो कोड सेव रहना चाहिए। तो एक तो ये आ गया जीआईटी हब का फीचर। पर दिक्कत कहां पे आई, एक ब्लूटूथ मैश मैसेजिंग एप्लीकेशन इसमें ऐड कर दिया गया। मतलब वो जो बिट चैट इसके अंदर ऐड हुआ है, जैसे आप इस पे गए, एक ऐसे येलो कलर का फोल्डर आपको दिखेगा जो कि क्या है, वो बिट चैट का आ गया। बिट चैट यहाँ पे एप्लीकेशन है। फिर ये जो एप्लीकेशन है इसका फीचर क्या रहेगा, ब्लूटूथ के जरिए आप क्या कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो। मतलब मेन फोकस किया जा रहा है कम्युनिकेशन के ऊपर। तो वो जो जैक डॉर्सी हैं, फाउंडर आ जाएंगे इसके, तो उन्होंने भी यही कंसर्न रेज करे, उनके लिए मतलब उनके अगेंस्ट यही रेज करे कंसर्न इंडियन गवर्नमेंट ने कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर इसको लेके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं। जैक डॉर्सी फाउंडर आगे, वो जो पीछे पिक्चर देखी आपने, तो उनको यही चीज बोला कि ये वाला जो फीचर आपने ऐड करा है ना, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर ये इंपैक्ट हो सकते हैं। कैसे इंपैक्ट हो सकते हैं, अब ब्लूटूथ कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे जब ऐड करा, तो उससे ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म एटसेट्रा ये सारी एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। ये पहले ही इन्होंने अज्यूम कर लिया, अभी हुआ नहीं ऐसा। हाँ, 10 आ रही हूं मैं उसके ऊपर भी कि ब्लूटूथ की रेंज कम होती है, पर जब आप एक्शन लेते हो किसी भी नेगेटिव चीज का, वो ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो उतनी रेंज में आप अगर लोकेटेड हो तो वहां पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ये इसका ड्रॉबैक भी है, ये इसका पॉजिटिव भी है कि इसका रेंज कम है। ये आ रहा है आगे, वैसे पॉइंट मैं कर रही हूँ वहां पे बात। इसकी तो 10 मीटर तक की आती है रेंज, कितनी आती है, उसके बियॉन्ड अगर चला गया तो कम्युनिकेशन लॉस। यही चीज दिक्कत भी क्रिएट करता है। सोचो कोई बॉम्ब ब्लास्टिंग करवानी थी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, अब वो सारे आसपास खड़े हुए थे अभी कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई काउंटर अटैक ना कर दे। 10 मीटर्स तक है, जब तक कम्युनिकेशन फास्ट है और उसके ऊपर आप चेक नहीं रख पा रहे, दिक्कत वहां पे आ गई। पर अगर उन्हीं का कम्युनिकेशन लॉस हो गया, फिर तो उनका अपना खुद का कोऑर्डिनेशन नहीं बचा। पर जब तक तो उस रेंज के अंदर है, तब तक वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये कंसर्न है यहाँ पे जो रेज करा हुआ है। अभी के लिए कोई भी एक्टिविटी ऐसी हुई नहीं है, ये पहले ही रेज कर दिए कि प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में, तो हम पहले ही रेज कर देते हैं। नाउ जीआईटी हब ये कोई ऐप स्टोर नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोग्रामर्स अपलोड और शेयर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर कोड्स को। मतलब एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह आप अज्यूम कर सकते हो। बुक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ जाएंगे। नाउ बिट चैट क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मैसेजिंग एप्लीकेशन है। पीयर टू पीयर मतलब एक यूजर टू अनदर यूजर, मतलब कलेक्टिव। जो पीयर एक और चीज इंडिकेट करता है, जैसे आप बोलते हो ना पीयर प्रेशर, किसकी बात हो रही होती है, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, मतलब जो आपके क्लोज होते हैं। ये इसकी डेटा रेंज को भी दिखा रहा है, मतलब विद इन सर्टेन जो रेंज लिमिट रहेगी आपकी, उसी के अंदर आप कम्युनिकेट कर पाओगे। जैसे कि उन्होंने भी बोला कि ब्लूटूथ की तो रेंज ही कम होती है, तो पीयर टू पीयर इसी वजह से इसको बोला गया। नाउ ब्लूटूथ मैश नेटवर्क के ऊपर ही काम करता है। कोई इंटरनेट नहीं आपको चाहिए, कोई सर्वर नहीं चाहिए, कोई फोन नंबर नहीं चाहिए, और ना तो इवन आपको कोई सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब इंफ्रा की जरूरत ही नहीं है। जिन चीजों को क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकती थी, वो इस ऐप के लिए चाहिए ही नहीं। तो फिर आप ट्रैक किसको करोगे, वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है। जब भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, कम्युनिकेशन वहां पे एक की फैक्टर होता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कंडक्ट करा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन तो चाहिए। तो बोला कि इसका मिसयूज हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद हर एक डिवाइस जो है ये क्लाइंट और सर्वर की तरह एक्ट करता है, और जो मैसेजेस है वो नियर बाय डिवाइसेस तक जा सकते हैं। अब दूसरा जो कम्युनिकेशन है उस टाइम पे भी हो सकती है जब इंटरनेट शट डाउन था, कोई एक बिल्डिंग में है, कोई नियर बाय बिल्डिंग में अवेलेबल है, ऑर्गेनाइज क्राइम आराम से वहां पे कंडक्ट किया जा सकता है। नेचुरल डिजास्टर हो गए उस टाइम पे, ये पॉजिटिव में भी लिख सकते हो आप। मान लो कोई सुनामी का केस आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, वहां पे जब इंटरनेट की एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस टाइम पे आप इस ब्लूटूथ मैश नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। प्रोटेस्ट के टाइम पे इसका मिसयूज हो सकता है। लो कनेक्टिविटी एरियाज में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इनको आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करें। नाउ आप वॉर्स के टाइम पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, पर विद इन द रेंज, सर्टेन लिमिट। लिमिट यहाँ पे इसकी नहीं बताई गई है कि ये कितनी लिमिट तक जा सकता है।
इसके बाद की फीचर अगर इसके देखें तो ये क्लियर है ना आपको सभी को अब। तो जीआईटी हब इज प्लेटफॉर्म एंड बिटचैट इज ऐप। ये भी याद रखना, एक बार हरियाणा के पेपर में पूछ लिया था कि क्रिप्टो करेंसी इज टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉकचेन इज द वे, उसका प्रिंसिपल है, तो वो गलत थी। क्रिप्टो करेंसी तो करेंसी के फॉर्मेट आ गई, वो जो आपको प्राइस मिलेगा एट द एंड। यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी। तो याद रखिएगा जीआईटी हब इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड जो उसके अंदर रिपोजिटरी है बिटचैट की, वो ऐप की तरह यहाँ पे काउंट होगी। नेक्स्ट की फीचर क्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन है। आपको सर्वर, इंटरनेट, कुछ किसी भी चीज की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, आपको कोई नंबर नहीं रखना पड़ा। नंबर से भी ट्रैक हो सकता था, नहीं तो अब नंबर भी नहीं है इसमें, तो नंबर भी नहीं है तो ये कहीं ना कहीं ईजी प्रोवाइड कर देता है आपको, ईजीनेस प्रोवाइड कर देता है कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा, सेंसरशिप रेजिस्टेंट रहेगा। सेंसरशिप मतलब बैन ला दो, पर बैन किस चीज के ऊपर लगाए, ये तो आएगा ही नहीं आउट ऑफ कि कौन इसका यूजर है, पता ही नहीं लगेगा। एंड सर्वेलियंस रेजिस्टेंट, आप कैसे इसको ट्रैक कर पाओगे जब ये किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, आपके फोन नंबर के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो मतलब इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई चेक नहीं कर पाएगी अगर इंटेल मिल भी जाए कि कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होने वाला है। नेक्स्ट इज मल्टी हॉप कम्युनिकेशन है, जो नेटवर्क कवरेज के ही अंडर कवर किया जाता है। और इसमें जो मैसेजिंग रहती है ना, बिना रजिस्ट्रेशन के एनोनिमस रहती है। जैसे एक दिन अमृत ने बताया था रेडिट का कि रेडिट पे क्या क्या चल रहा है अभी, तो वहां पे भी इसने बोला एक टर्म दैट इज, यहाँ पे यूजर का जरूरी नहीं होता आप अपना ही नाम डालें, वहां पे एनोनिमस नेम्स कोई से भी यूज कर सकते हो, तो इसमें भी सेम रहेगा। एनोनिमस आप कैसे ही कैच कर पाओगे, मतलब एक तरीका हो सकता है कि इसका मिसयूज हो सके बिटचैट का। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट के क्या क्या कंसर्न है। एक तो एनोनिमस कोऑर्डिनेशन, हमें पता ही नहीं चल पाएगा क्योंकि ट्रैक ही नहीं होगा अपना। दूसरा, इंटरनेट शटडाउन के टाइम पे इसका मिसयूज हो सकता है। देन जहां पे भी इंटरनेट शटडाउन होगा, ज्यादातर आप देखेंगे नेगेटिव कंडीशन अराउंड में बनी होगी, कोई ना कोई इंटेल आई होगी कि यहाँ पे कोई ना कोई क्राइम कमिट हो सकता है, तो उसी टाइम पे शटडाउन होगा, जो सबसे मैक्सिमम रीजन रहेंगे 99% केसेस के अंदर। इवेजन ऑफ लॉफुल सर्वेलियंस, आप इसको पकड़ ही नहीं सकते, सेंसर कैसे ही करोगे, इसको बैन कैसे ही करोगे आप जब आपके पास इसका रिकॉर्ड ही कोई अवेलेबल नहीं है। सिम कार्ड होता चलो कि नंबर के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप एनोनिमस यूजर बन सकते हो, तो सिम कार्ड को आप ट्रैक कर सकते थे, इसमें वो भी नहीं है, इसमें आपको नंबर की भी जरूरत नहीं है। फिर पोटेंशियली इसके मिसयूज हो सकते हैं अनलॉफुल असेंबलीज में, कोई ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आप सुनते हो। देन वायलेंट प्रोटेस्ट लीड करना है, वहीं पे फटाफट से बातचीत कर ली, पूरा प्लानिंग उसी पे कर लिया, किसको ही पता चला। नेक्स्ट, मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड पॉसिबिलिटी है। रेडिकलाइजेशन, कोई आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा रेडिकल बनानी है उसके लिए। टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सभी चीजों में इसका मिसयूज हो सकता है, ये गवर्नमेंट ने स्टांस दिया। पोटेंशियल थ्रेट इंडिया की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को लेके हो सकता है। नाउ जैसे बोला डिजिटल कंटेंट, डिजिटल चीज की बात कर रहे हैं हम, कौन सा एक्ट दिमाग में पॉपअप कर रहा है? 69 सेक्शन आ जाएगा, दूसरा सेक्शन 79, दोनों इजी है। सेक्शन 69 की जब बात करेंगे यही बातें करनी है आपने कि डिजिटल कंटेंट की वजह से आपकी कंट्री की सिक्योरिटी इंपैक्ट हुई, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, देन सॉवरेंटी के ऊपर खतरा आया, इंटीग्रिटी इंपैक्ट हुई, तो इसी को लेके सेक्शन 69 है हमारे आईटी एक्ट का। और जब बात करते हैं 79 की, वहां पे इंटरमीडिएटरी के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब वो जो ऐप वाला था प्लस एक तरफ यूज हो रही थी चीजें, जैसे ऐप बनती है आपकी, तो वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं किसी ने कोई ऐसी चीज जनरेट कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी कायदे से, रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? तो 79 क्या करता है, इन एप्लीकेशन फाउंडर्स को एक सेफ हार्बर प्रोवाइड कर देता है कि आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करी जाएगी, पर ये सारी चीजें अगर थ्रेटन होती हैं तो एलिमिनेट भी करा जा सकता है। जैसे टेलीग्राम को भी पीछे बैन कर दिया गया था थोड़े टाइम के लिए, क्यों बैन करा गया? क्योंकि इंटीग्रिटी हर्ट हुई थी। कैसे? एग्जाम पेपर लीक हुआ और जो पेपर थे वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हुए थे? टेलीग्राम के ऊपर, तो मतलब इंटीग्रिटी इंपैक्ट हुई थी, तो उसी के अंडर बोला कि आपको सेफ हार्बर नहीं मिलेगा, हम थोड़े दिन के लिए बैन करने जा रहे हैं। तो 79 की जब बात होती है तो उस ऐप के फाउंडर से रिलेटेड बात होती है, उनको सेफ हार्बर मिला है। पर अगर ये सारा इंपैक्ट हुआ तो सेक्शन 69 भी आ जाता है, जिसमें बोला है अगर डिजिटल कंटेंट की वजह से ये सारी चीजें इंपैक्ट होती है तो हम उस चीज को बंद कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आईटी एक्ट ऑफ 2000। I4C का ऑर्डर यही है कि जीआईटी हब को बोला कि ये जो बिट चैट के 3 रिपोजिटरी हैं एंड्रॉइड वाली रिलीज फाइल से रिलेटेड, इनको रिमूव कर दिया जाए विद इन 3 आवर्स। एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी वार्न करा है अगर उन्होंने कंप्लायंस नहीं शो करा, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने बात बोली हुई है उस चीज को फॉलो नहीं करा। इसके बाद लीगल प्रोविजन, एक सेक्शन 79, इसमें क्लॉज 3 सब क्लॉज बी भी है आईटी एक्ट का 2000 कि इंटरमीडिएटरी को अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव करना है अगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया। तो यहाँ पे लिखा है क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, वैसे ये सेफ हार्बर है, पर अगर हमारी जो सॉवरेंटी है, इंटीग्रिटी है, वो हर्ट हो रही है तो उस केस में गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई करा है उनको वो रिमूव करना पड़ेगा, जैसे बोला हुआ है। एंड सेकंड, अगर फेलियर शो करते हैं तो वो जो सेफ हार्बर वाला
कहीं ना कहीं प्रोविजन मिला हुआ है उन ऐप फाउंडर्स को जिनकी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं रहता। मतलब पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? नेशनल सिक्योरिटी को ही। एंड एक रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी भी आता है आईटी रूल्स 2021 का। ये मैंडेट करता है इंटरमीडिएटरीज को कि जो लॉफुल गवर्नमेंट डायरेक्शन दी गई हैं उनको आप प्रॉपर्ली फॉलो करो। तो मतलब ये इंटरमीडिएटरीज को ही डायरेक्ट कर रहा है कि आपको फॉलो करना है जो गवर्नमेंट ने बोला। तो ये आईटी रूल्स थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हुई थी 2021 के अंदर, तो उसके रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंदर भी लिखा है। देयर कम सेक्शन 69A आईटी एक्ट 2000 का, जिसमें बोला गया है कोई भी ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल कंटेंट की वजह से हमारी ये सारी चीजें अगर हर्ट हुई, सॉवरेंटी कॉमन ही टर्म्स रहेंगी हर बार, तो उस केस में हम उसको बैन कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस देके बैन कर सकते हैं या खुद भी बैन कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है इस ऑर्डर का? अब एक फाउंडेशन आ जाती है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। इन्होंने आर्ग्यू करा कि जो ऑर्डर है ना, ये पॉसिबिलिटी के ऊपर है कि मिसयूज हो सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, अभी मिसयूज हुआ नहीं है, ये पॉसिबिलिटी के बेसिस पे है कि हो सकता है कल को इसको मिसयूज कर लिया जाए, और एविडेंस नहीं है कि अभी अनलॉफुल कंटेंट इसमें से कोई पास हुआ है, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है। एंड जो कम्युनिकेशन है ये इस वजह से बंद नहीं कर देनी चाहिए कि इसका फ्यूचर में मिसयूज हो सकता है। देखो, एक टाइम होता है, पहले हम बोलते हैं कि पहले रोक दो, बोलते हैं ना ऐसी चीजें कि मिसयूज होने से पहले रोक दी जाएं चीजें। फिर हम इसी चीज पे क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं अगर गवर्नमेंट पहले ही स्टांस लेती है कि अभी तो मिसयूज हुआ ही नहीं है तो इसको यूज करने दिया जाए। तो ये दिक्कत भी आती है, एक डायलेमा भी मर्ज कर जाती है सिटीजन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। एक तरह से कंसर्न के हिसाब से अगर देखें तो ठीक नहीं है स्टेप कि पहले रोक दो अगर कोई दिक्कत आ सकती है, पर दूसरी तरफ आ गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यूज करने देनी चाहिए थी, अभी इसका कुछ मिसयूज तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे ये सवाल उठ जाता है। अभी इवन आगे भी है और चीजें भी हैं, फिर इससे ना दिक्कत एक और क्रिएट होती है कि अगर आपने मिसयूज होने से पहले उसको क्या किया, बैन कर दिया, तो यहाँ पे एक डर बन जाता है सिटीजन्स के अंदर। क्या डर बनता है कि कल को कोई भी ऐप आती है जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट शायद कोई बात चलनी शुरू हो जाती है, वो उसको भी बंद कर देंगे। तो इसी वजह से ये डायलेमा हमेशा इमर्ज करेगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन करा गया सेक्शन 69A के सेफगार्ड कि उसमें 69 में क्या लिखा गया है कि अगर होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से नेशन की सिक्योरिटी इंपैक्ट हुई, तभी आप उसको बंद करवाएंगे। यहाँ पे वो चीज फुलफिल नहीं हो पा रही है, इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट करा। अब एक केस आता है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का। ये वो टाइम है जब एब्रोगेशन हो जाती है आर्टिकल नंबर 370 की, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज फॉर्म हो जाती है वहां पर, और अभी स्टेटहुड की डिमांड करते हैं ना जम्मू एंड कश्मीर में, तो एब्रोगेशन हुई थी आर्टिकल 370 की, तो उस टाइम पे यूटी इनको बना दिया गया था। तो ये जर्नलिस्ट हैं अनुराधा भसीन, इन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन के ऊपर तभी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए जब प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है, पहले भी आ चुका है, पुराने वाले बताएंगे, नए वाले रुको, ठीक है, थोड़ा सा और। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जैसे मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, उससे आइडिया लगाना, ठीक है। ये एक लोकेशन है, ठीक है, कोई सी भी लोकेशन है, हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी पेड़ है। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इंटेल मिली कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटर कर चुकी है और शायद कोई अटैक करेगी, पर जो इंटेल आई है ना, वो सिर्फ एक लोकेशन से आई है कि एरिया 1 के अंदर वो होगा। पर गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे ही एरिया के अंदर क्या किया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया, पहली कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहीं से समझो अब इस चीज को। इंटेल आई थी इसी रीजन की, बहुत बड़ा एरिया, ये एकड़ में एरिया है, ऐसे मत अज्यूम करना ये तो छोटा सा एरिया आ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, शटडाउन पूरे एरिया में लगा दिया, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे में लग गया या स्टेट में पूरे में लग गया। किस वजह से कि एक इंटेल आया कि इस फर्स्ट एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अटैक हो सकता है, ये इंटेल आया था। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे वायलेट हुआ। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं जिस एरिया के लिए आया था वहीं पे इंटरनेट शटडाउन होना चाहिए था, बाकी जगह पे नहीं होना चाहिए था। अब याद रह जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलता है जो चीज जहां पे नेसेसरी है कि रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी वहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है यहाँ से, मतलब लीस्ट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ये बात करता है। और 2020 का केस है, और मैंने आपको बता दिया एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल, वहां पे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कर्फ्यूज लगाए गए, कर्फ्यूज के साथ साथ जो इंटरनेट था वो शट डाउन कर दिया गया था। तो उसी टाइम पे बोला कि जहां पे प्रॉब्लम भी नहीं है वहां पे भी आपने इंटरनेट को शट डाउन कर दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करना है, जो अफेक्टेड एरिया होगा वहां पे आप बैन लगाएं, वहां पे चीजों को रोका जाए, ठीक है, क्लियर, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और बाकी लिमिटेड स्कोप एंड ड्यूरेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सब कुछ शांत हो चुका है उसके बावजूद भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के ही रखी हुई है, उसके बाद उठा भी दिया जाए उसको, एक ड्यूरेशन होनी चाहिए। तो मतलब जिस एरिया में इमरजेंसी है, जिस एरिया में नेसेसिटी है,
जिस एरिया में जरूरी है कि रिस्ट्रिक्शन लगानी है बस उतने में ही, बाकी उससे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये इनकी अप्रोच नहीं है, इन्होंने बोला है, इन्होंने क्रिटिसाइज करा है ये चीज कि मिसयूज नहीं हुआ, इन्होंने अप्रोच थोड़ी डाली है, तो बोली गई है। पायलट प्रोजेक्ट कैसे होगा ये, मतलब छोटे एरिया में तो मिसयूज करवाना पड़ेगा ना। पायलट प्रोजेक्ट क्या हुआ कि बचाना कैसे है? अच्छा कि कितनी रेंज में, मतलब ऑफिशियली इन्वॉल्व हो, नहीं, फिर तो हमने खुद ही मिसयूज करवा दिया। फिर तो गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मिल गया, ये देखो हमने इंप्लीमेंटेशन करवाई, सेक्शन 69A के तहत अब इसको बैन करा जाए, इसके अंदर पोटेंशियल है कि कम्युनिकेशन ईजी हो सकती है। तो ये पायलट बेसिस इन्होंने बोला ये कि मिसयूज हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी है मिसयूज हो सकता है, पर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 बोलता है कि जब हो जाएगी वो अनलॉफुल एक्टिविटी, उसके बाद आप उसको बैन करोगे या बंद करोगे, क्योंकि अब जाके नेशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट हुई। हाँ, अगर मतलब बिल्कुल ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया जो अभी देव ने बोला कि ट्रैक भी कैसे करना है, दिक्कत भी वही है। मतलब सारे ऑफिशियल अगर इन्वॉल्व होंगे तो हमें एक्यूरेट डेटा थोड़ी निकल के आएगा, फिर तो हमने खुद ही बता दिया कि कैसे इसको मिसयूज करना है। 2021 में हमने अलाउ कर दिया था, पर रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ करा था। वही चीज यहाँ पे बोली कि इंडिया में ज्यादातर कोर्ट्स की जितनी भी जजमेंट्स आती हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को तभी फेवर करा जाता है कि कल को ये डायलेमा आए ना। ये जो यहाँ पे फाउंडेशन है, इन्होंने अप्रोच नहीं अडॉप्ट करी, इन्होंने क्रिटिसाइज करा है गवर्नमेंट के स्टांस को कि आप बिटचैट की जो रिपोजिटरी है उसको रिमूव कर दो। ये बोल रहे हैं कि अभी मिसयूज तो हुआ ही नहीं, और आपने कैसे बोल दिया सेक्शन 69A के अंडर बंद कर देंगे हम। अगर बंद कर देते तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन होनी चाहिए। ऐसे तो आने वाले टाइम में कोई भी ऐप आई जिसके ऊपर बोला कि चलो एक एप्लीकेशन बनाते हैं, गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेके आएगी हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर और क्या चीजें बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करे जा सकते हैं, ये स्कीम और बेटर कैसे बनाई जा सकती है। शायद गवर्नमेंट को वो कल को पसंद ना आए और वो बोले कि आप तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो जनता को, उन्होंने वो ऐप बंद कर दी। वही बात हो जाएगी, एक बार आप अलाउ कर दोगे उसके बाद वो बार बार चीजें रिपीट हो सकती। हुआ नहीं है क्योंकि रेंज भी तो कम है। ये खुद ही बोला इन्होंने कि ब्लूटूथ कितनी देर चलता है, हाँ 5 मीटर से 10 मीटर मैक्सिमम, इतनी रेंज तक डिपेंड करता है कौन सी वाली कैटेगरी में है, मतलब इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन जहां पे मेंटेन करना होगा वहां पे पोटेंशियल है, मिसयूज हो सकता है, पर अभी के लिए सेक्शन 69A के अंडर ये बैन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोलता है अगर हुई है थ्रेटन उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये चीज भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट कल को बोल दे कि हमें अगर पोटेंशियल लगता है कि इसका मिसयूज हो सकता है तो उसके लिए पहले आईटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे कि आने वाले टाइम में ये चीजें भी अलाउड है। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे, इसी वजह से ये बोला गया कि आप नहीं करोगे उसको बंद, क्योंकि अभी पोटेंशियल हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया एग्जांपल है वैसे ये याद रखने के लिए कि चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो, चाकू से ही आप अपने को बचाने के लिए डिफेंसिव मोड में उसे यूज भी कर सकते हो। इन्होंने थोड़ा ज्यादा ही ऑफेंसिव बोला ना कि मर्डर भी कर सकते हैं, मैंने बोल दिया डिफेंसिव कर सकते हैं। आपको कोई अटैक करने की ट्राई कर रहा था, आपने चाकू से उसको डरा दिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको वेपन की तरह यूज करोगे या फिर रिसोर्स की तरह यूज करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ मिल ही जाए सुनने को इससे रिलेटेड भी, पर तब वो फिर वायलेशन होगी आईटी एक्ट 2000 के अंडर, फिर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ली जाएगी। अभी तो नहीं तो इसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करा जाएगा कि जब ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं तो आपने किस बेसिस के ऊपर ये चीज बोल दिया कि मिसयूज हुआ इसका या बैन हुआ। आईटी एक्ट कानून है, सेंटर ही देख रही है इसको। अच्छा आईटी डिपार्टमेंट वाले, चलो ठीक है, नाउ कंक्लूजन इज, हाँ बस ये तो है ही कि नहीं हो रहा है काम तो छोड़ दो, चलो ठीक है। एनीवेज पॉलिटिकल आ गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ बिटचैट की जो कंट्रोवर्सी है ये हमें सिक्योरिटी कंसर्न और दूसरी तरफ डिजिटल फ्रीडम दोनों को दिखाती है। एक तरफ कंट्रोवर्सी जब बोली कि मिसयूज का पोटेंशियल है उसकी बात करी, एंड दूसरी तरफ आ गया डिजिटल फ्रीडम, फिर तो कल को कोई भी चीज बैन हो सकती है आपके पोटेंशियल। तब तो पोटेंशियल ये भी है कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर फिर तो हमारे जो लीडर्स हैं उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उस पर भी क्रिटिसिज्म होता है, तो कल को तो वो भी बंद हो जाएगा कि पोटेंशियल है, जबकि वहां पे चलता भी है वैसा कंटेंट जिसमें पोटेंशियल है कि आप अपनी इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट करवा सकते हो खुद ही, पर उनको बैन नहीं किया जाता। तो इसी वजह से बोला गया ये तो है ही 10 मीटर्स का केस पूरा, कि थोड़ी ही रेंज के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन है, तो अभी हुआ ही नहीं जब तो क्यों करना है। तो यहाँ पे दोनों चीजें आएंगी, सिक्योरिटी कंसर्न भी एंड डिजिटल फ्रीडम भी। ये सवाल कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि इसके एक ही सेंट्रिक आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे ये डिजिटल फ्रीडम को इम्पैक्ट करेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो वहां पे आपने ये मेंशन करना है कौन से टाइप ऑफ क्राइम यहाँ से इमर्ज कर सकते हैं, किस वेब में कर सकते हैं। रेंज का भी आप लिखोगे कि जब कोऑर्डिनेटेड मैनर में कोई क्राइम कंडक्ट करा जाता है वहां पे इसका पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है। सेक्शन 69 भी लिखना पड़ेगा